हेलो छात्रों, स्वागत है आपका जीएस अध्ययन में। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में और टॉपिक आज का है वैदिक सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। अब वैदिक सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता क्यों पड़ा, इसके बारे में जानकारी समझिए चीज़ों को। तो वेदों से हमें जानकारी मिली है जिसके लिए ये वैदिक सभ्यता कहलाया। अब वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो जानकारी हमें वेदों से मिलती है। मैंने अपने चैनल पर वेद के बारे में पूरा डिटेल वीडियो डाल रखा है, आप देख सकते हैं। तो वेद, जैसे वेद चार प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वैदिक काल, जो जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है उसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं, और उत्तर वैदिक काल जो जानकारी सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद से मिलती है वो उत्तर वैदिक काल हो गए। ठीक है, कोई इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल क्यों कहा गया, वैदिक सभ्यता क्यों कहा गया। अब ऋग्वैदिक काल, इसका काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी गई है, और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व मानी गई है। तो इतना आप समझ रहे हैं। अब बात करेंगे कि संस्थापक कौन थे वैदिक सभ्यता के। तो इसके संस्थापक आर्यों को कहा गया है। किसे कहा गया है? आर्यों को। अब ये आर्य आए कहाँ से थे या इनका मूल निवास स्थान कहाँ? तो जैसा माना गया है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहीं वो बाहर से भारत देश में आए थे, तो पर प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग विचार है, तो कोई प्रमाणिक नहीं है। जैसे मैक्स मुलर ने इसे आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया कहा, तो बाल गंगाधर तिलक ने उन्हें उत्तरी ध्रुव का माना और इनका मूल निवास स्थान बताया, और दयानंद सरस्वती ने इसे तिब्बत, और भी बहुत सारे विद्वानों ने अपना मत दिया है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 3 इम्पॉर्टेंट जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसकी भाषा कौन सी थी? तो इनकी भाषा संस्कृत थी, ऐसा माना गया, संस्कृत थी। सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। चलिए अब बात करेंगे कि जैसे आर्य का मूल निवास स्थान मध्य एशिया, उत्तरी ध्रुव, तो जब ये आए तो ये किस क्षेत्र में आए, ये आप जानिए किस क्षेत्र में आए। तो मैं आपको बताता हूँ, ये सप्त सैंधव क्षेत्र में आए, सप्त सैंधव क्षेत्र में। अब ये सप्त सैंधव क्यों कहलाता है? सप्त सैंधव क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? तो सिंधु नदी और सिंधु नदी की 5 सहायक नदी और सरस्वती नदी का क्षेत्र सप्त सैंधव क्षेत्र कहलाया। ठीक है, ध्यान रहेगा कि सप्त सैंधव क्षेत्र क्यों कहलाया। तो ये सिंधु नदी और सिंधु नदी की 5 सहायक नदी और सरस्वती मिला के ये सप्त सैंधव प्रदेश में सर्वप्रथम आर्यों का निवास हुआ भारत देश में। तो 5 सहायक नदियाँ कौन कौन सी थी? ये प्राचीन नाम है, मैं आपको आधुनिक नाम शतद्री, सतलज, अश्विनी, चेनाब, विपाशा, व्यास को कहा गया, पुरुषनी, रावी नदी को कहा जाता है, वितस्ता, झेलम। कुछ और नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में है, जैसे द्वसदती, दृशदती, घग्गर, सदानीरा, गंडक। और सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। कौन सा सबसे पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद में? पवित्र नदी, और इसे नदीतमा कहा भी गया है। नदीतमा भी कहा गया है कि नदियों में प्रमुख नदीतमा का भी उपनाम दिया गया है। तो सरस्वती के बारे में
जब ये सप्त सैंधव में आए तो फिर धीरे धीरे इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों पे कब्जा अपना बढ़ाना शुरू किया। जैसे ब्रह्मावर्त, ये समझिएगा, ये कुरुक्षेत्र के निकट सरस्वती और द्वजदती के मध्य के क्षेत्रों पर जब कब्जा किया तो उसका नाम इन्होंने ब्रह्मावर्त रखा। तो सरस्वती और द्वती नदी के क्षेत्रों को पर जब कब्जा किया तो उसे ब्रह्मावर्त देश कहा गया। ब्रह्मर्षि देश, जब उन्होंने गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में कब्जा किया के क्षेत्रों पर जब कब्जा किया तो उसका नाम फिर ब्रह्मर्षि देश उन्होंने रखा, आर्यों ने रखा। अब मध्य देश की बात करते हैं तो धीरे धीरे हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच के क्षेत्र को मध्य देश, और जब पूरे उत्तर भारत पर उन्होंने कब्जा किया, संपूर्ण उत्तर भारत पर कब्जा किया तो उसका नाम क्या रखा? आर्यावर्त। ठीक है, याद रहेगा, क्योंकि सबसे पहले कहाँ आए? सप्त सैंधव में आए और धीरे धीरे उन्होंने ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश और पूरा जब संपूर्ण उत्तर भारत पर कब्जा किया तो उन्होंने नाम रख दिया आर्यावर्त। अब मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो 1 बार गंगा का उल्लेख और 3 बार यमुना का उल्लेख किया गया है। तो छात्रों, ये बेसिक था वैदिक सभ्यता के बारे में। अब बात करते हैं राजनीतिक पहलू, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के बारे में जानकारी लेते हैं। तो छात्रों, हम लोगों ने देखा भौगोलिक। अब बात करते हैं प्रशासनिक इकाई की। तो प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। कुल के मुखिया को कुलप कहते हैं। कुलप अर्थात परिवार, ये सबसे छोटी इकाई है। परिवार सबसे छोटी इकाई है। ग्राम, अनेक परिवारों से मिलकर ग्राम होता है, इसके मुखिया को ग्रामीणी। विश्व के प्रमुख को विश्वपति। जन के शासक को राजन, क्या कहते हैं? राजन। और राष्ट्र के राजा। तो ग्राम जो है अनेक परिवारों का समूह हो गया, ग्राम हो गया। और बात करेंगे विश्व के बारे में, तो अनेक गांवों का समूह जो है, अनेक गांवों का समूह विश्व कहलाया। और जन, अनेक विश्व का समूह, ये इस तरह से इकाई में बांटा हुआ है। अब याद रखिएगा कि समाज किस तरह से बटा हुआ था। तो समाज जो था इस तरह से 5 भागों में बांटा हुआ था, 5 तरह से इस तरह से काम करता था। और पूरा समाज कबीले के रूप में संगठित था। समाज कबीले के रूप में संगठित था। किस तरह से था? संगठित था। और हर एक कबीले का राजा होता था, जिसे गोप कहा जाता था। प्रत्येक कबीले का राजा को गोप कहा जाता था, प्रत्येक कबीले के राजा को। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई डाउट नहीं है, जितना मैंने बताया आपको कि 5 भागों में। अब देखिए, कबीले का संरक्षक को क्या कहा जाता था? गोप्ता जनस्य। और नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला वो क्या कहलाया? पूरन भेता। याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछ जा सकते हैं। 5 कबीले का उल्लेख पूरा ऋग्वेद में मिलता है। ये है यदु, पुरु,
अनु, तुर्वसु और लास्ट द्रि। ये 5 कबीले का उल्लेख मिलता है, यदु, पुरु, अनु, तुर्वसु और ध्रुव। इसे क्या कहा जाता है? पंचजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचजन भी कहा जाता है इसे। ठीक है, याद रखिएगा 5 कबीले उल्लेख मिलता है जिसमें यदु, पुरु, अनु, तुर्वसु, द्रि, ये पंचजन भी कहलाया जाता है। अब बात करेंगे कि दशराग युद्ध। तो दशराग युद्ध कहाँ लड़ा गया? ये दशराग युद्ध अर्थात 10 राजाओं के मध्य भरतजन कबीले के राजा, भरतजन कबीले के राजा सुदास एवं 10 राजाओं के मध्य ये लड़ाई हुई थी। के मध्य कहाँ लड़ाई हुई थी? पुरुषनी नदी अर्थात जैसा मैंने बताया अभी आपको, रावी नदी के तट पर हुआ था। अब बात करेंगे कि राजा को सलाह देने वाली संस्था। ऐसे राजा जो महत्वपूर्ण सलाह देते थे, जो पुरोहित थे और सेनानी थे, ये तो सलाह देते थे, लेकिन संस्था की जो बात होती है तो संस्था का सभा एवं समिति, ये 2 संस्था थी जो राजा को सलाह देती थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की लोगों का दल था। सभा समिति ये केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी, संस्था थी। तो राजा को सलाह कौन कौन सी संस्था देती थी? याद रखिए, ध्यान दीजिए, सभा एवं समिति। अब बात करेंगे कि इनका कार्य क्या था। तो इनका कार्य था राजा की नियुक्ति, पद से हटाना अर्थात पदच्युत करना, हटाना एवं इन पर नियंत्रण का कार्य, राजा पर नियंत्रण का कार्य इसी के माध्यम से होता था, के माध्यम से होता था। ठीक है, तो राजा की नियुक्ति, पदच्युत करना एवं इन पर नियंत्रण इसी के माध्यम से होता था। अब विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी, सर्वप्राचीन संस्था विदत थी। विदत में महिलाएं भी भाग लेती थी। अब देखिए, कुछ सामाजिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने प्रशासनिक इकाई बता दी, कुछ चीज़ें इधर से बता दी। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सामाजिक किस तरह से परिवेश था। संयुक्त परिवार था, तो संयुक्त परिवार याद रखिएगा कि समाज संयुक्त परिवार में था। पितृसत्तात्मक परिवार था, जो प्रमुख होते थे परिवार के वो पितृ होते थे, अर्थात पितृसत्तात्मक समाज था। समाज 4 भागों में बांटा गया है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र। एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ऋग वैदिक काल में, जैसे ये ऋग वैदिक काल का मैं बात कर रहा हूँ, तो ऋग वैदिक काल में हम लोग जानेंगे कि जो समाज था, जो समाज 4 भागों में बांटा गया था, वो कर्म आधारित था। अर्थात कर्म के आधार पर इन्हें वर्ण में बांटा गया था कि क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, ब्राह्मण हैं, शूद्र है, जो कि उत्तर वैदिक काल में वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित हो गया। तो पर्दा प्रथा प्रचलन, इसको पर्दा कर लीजिए, पर्दा प्रचलन नहीं था। सती प्रथा नहीं, बाल विवाह निषेध था। 17-18 वर्ष की उम्र में शादियां होती थी। महिलाओं का समाज में एक उचित स्थान था। दास प्रथा था, याद रखिएगा। अब बात करेंगे कि नियोग प्रथा, विधवा स्त्री, जो नियोग प्रथा, जो विधवा थी वो अपने मृतक पति के छोटे भाई के साथ
विवाह कर सकती थी। तो नियोग प्रथा क्या हुआ, विधवा अपने देवर के साथ विवाह कर सकती थी, देवर के साथ विवाह कर सकती थी, ठीक है, विवाह, ये नियोग प्रथा कहलाया। अब बात करेंगे अमाजू का। अमाजू जो अविवाहित स्त्रियां जीवन भर अविवाहित रह जाती थी वो अमाजू कहलाती थी, जीवन भर अविवाहित स्त्रियां अमाजू कहलाती थी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे धार्मिक, बात करेंगे साहित्यिक, बात करेंगे, ये चीज़ों को जानते हैं तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो छात्रों, जैसा मैंने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में आपको बताया, अब बात करते हैं उसी में कुछ शब्दावली हैं जो कि यूज़ होते हैं, जैसे पूरब। तो पूरब दुर्गपति को पूरब कहा जाता है, पूरब दुर्गपति को। स्पष्ट, ये गुप्तचर का रोल अदा करते थे, गुप्तचर, इन्हें स्पष्ट जो शब्दावली है ये गुप्तचर थे। उग्र कहा गया है, उग्र उनको कहा गया है जो कि अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे, अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करते थे छात्रों, तो उग्र करते थे। याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, स्पष्ट किसे कहा गया था, उग्र किसे कहा गया था। अब बात करते हैं बलि। तो राजाओं द्वारा जो कर लगाया गया था जनता पर, उसी को, वही कर को बलि कहा गया है। राजा द्वारा जनता से जो कर वसूला जाता था, जनता से कर वसूलना, इसे बलि कहा गया है। अब बात करेंगे वप्ता। वप्ता, उस समय नाई को वप्ता कहा गया है, नाई को वप्ता कहा गया है। चलिए आर्थिक पहलू पर ध्यान देंगे। तो मुख्य व्यवसाय क्या था, मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन जो था उस दौर का मुख्य व्यवसाय माना गया है। मुख्य व्यवसाय क्या था, ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन। मुख्य संपत्ति जो थी वो गोधन या गाय को कहा गया है, यही मुख्य संपत्ति। अब जब कृषि था तो नहर के माध्यम से कृषि होती थी, गेहूं एवं जौ की खेती उस ऋग्वैदिक काल में होती थी, तो कुल्पा नहर को बोला गया है। वेकनाट, वेकनाट ये सूदखोर को बोला गया है, सूदखोर को बोला गया है, जो ऋण देकर ब्याज वसूली करता था, ऋण देकर ब्याज वसूलने वाले को, ब्याज वसूलने वाले को क्या कहा गया है, वसूलने वाले को वेकनाट कहा गया है। अब कृषि में ही कुछ है, जैसे शब्द हैं लांगल, इसका अर्थ होता है हल, उर्वरा, जुते हुए खेत, सीता, हल से बनी हुई नालियाँ, और अवट कुआं को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कुआं को। तो ये जो शब्दावली है ये याद रखिएगा, लांगल हल, उर्वरा जुते हुए खेत, सीता हल से बनी हुई नालियाँ, और अवट कुआं को बोला गया है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ जो था वो सोमरस, क्या था, सोमरस, सोमरस, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं कि ऋग्वेद काल में आर्यों का वस्त्र किस तरह से थे। तो आर्यों के वस्त्र 3 प्रकार के थे। वास, जिसे अधिवास, और उष्णीय। किस प्रकार के थे, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, वास, अधिवास और उष्णीय। और नीवी, तो नीवी किसे कहा गया, अंदर पहनने वाले वस्त्र को नीवी पहनने वाले वस्त्र को क्या कहते थे, वस्त्र को नीवी, ठीक है। शामुल्य, शामुल्य किसे बोला गया, ऊनी वस्त्रों को शामुल्य बोला गया, ऊनी वस्त्रों को शामुल्य बोला गया है ना। तो छात्रों, वस्त्र के बारे में जानकारी मैंने आपको दी। नीवी, शामुल्य, 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे यार। मुख्य पेय पदार्थ था सोमरस। अब बात करेंगे धार्मिक, बात करेंगे धार्मिक पहलू पे ध्यान देंगे। तो मुख्य देवता थे इंद्र, इन्हें
युद्ध और वर्षा का देवता माना गया है। क्या माना गया है? युद्ध और वर्षा का देवता, और वर्षा का देवता माना गया है इनको। दूसरा स्थान जो देवताओं में था वो अग्नि को बोला गया है। इनका काम जो था ये मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता का कार्य, देवताओं के बीच मध्यस्थता का कार्य इन्हीं का था। मध्यस्थता का कार्य इनका था। ठीक है। दूसरा, तीसरा स्थान जो था वो जल के देवता वरुण को माना गया है। तो ये याद रखिएगा, मुख्य देवता इंद्र थे, दूसरे स्थान पर अग्नि को माना गया और तीसरे स्थान पर जल के देवता वरुण को माना गया है। देवताओं को भी यहाँ 3 भागों में बांटा गया है, अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता और पृथ्वी के देवता। तो अंतरिक्ष के देवता जो थे वो इंद्र, मारुत, रुद्र इत्यादि थे, आदि थे। अब आकाश के देवता के बारे में बात करेंगे तो सूर्य, मित्र, विष्णु आदि आकाश के देवता कहे। और पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, बृहस्पति इत्यादि, ये अग्नि के देवता कहलाए। तो मैंने धार्मिक चीज़ें आपको बता दी। अब मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, ठीक है, प्रचलन नहीं था, याद रखिएगा। अब अतिथि को क्या बोला जाता था? तो अतिथि को गोहंता, व्यापारी वर्ग को पानी और गाय को अघन्य बोला जाता था, अर्थात नहीं मारने योग्य, क्योंकि मुख्य संपत्ति गाय ही को माना गया है। गाय के वजह से युद्ध भी जो होते थे वो गाय के वजह से ही होते थे। प्रिय पशु घोड़ा कहलाया और मनोरंजन के मुख्य साधन रथ, दौड़ इत्यादि थे। तो ऋग्वैदिक काल में मैंने पूरा आपको डिटेल में वीडियो दे दिया है। और इसमें एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि आर्य जो बाहर से आए और अनार्य कहा गया, जो यहाँ के मूल निवासी थे भारत के, उन्हें अनार्य बोला गया। तो झगड़ा या लड़ाई, युद्ध आर्यों और अनार्यों के बीच हमेशा होते रहा। तो अनार्य किनको बोला गया? अनार्य बोला गया भारत के मूल निवासी को अनार्य बोला गया। अब साहित्य की बात करेंगे तो साहित्य, जैसे ऋग्वैदिक साहित्य जो है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, वो मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत भाग 1 में मैंने पूरा बता रखा है। अगर आपको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाके क्लिक करें, आपको वहाँ पूरा डिटेल मैंने दे रखा है। तो छात्रों, जैसा मैंने वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल से टोटल डिटेल मैंने आपको दे दिया। अब इस पर आप कहीं भी जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर या किसी भी एग्ज़ाम का पेपर उठा के आप देख सकते हैं। इससे प्रश्न आते हैं, आप इजीली बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें बचा हुआ है जो उत्तर वैदिक काल, तो भाग 2 में मैं आपको पूरा डिटेल है इसमें आप देख सकते हैं। तो वैदिक सभ्यता हो गया, ऋग्वैदिक काल हो गया, अब उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे हम लोग। तो आपको वीडियो पसंद पड़ रहा है तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आप नेक्स्ट वीडियो उत्तर वैदिक काल के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।